ओके, तो इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर है ये। तो इसमें हम दोनों चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इशू और रिडेम्पशन। ठीक है, अब बात यह है कि इशू का एंट्री तो हम कर देंगे, रिडेम्पशन का एंट्री अभी क्यों कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है ना कि जो एंटिसिपेटेड लॉस होने वाला है हम उसको अभी से रिकॉर्ड करके चलेंगे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम ये चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर कैसे कैसे हो सकता है। इशू ऑफ डिबेंचर एट पार हो सकता है। ठीक है, कि हम 100 रुपये का डिबेंचर है, 100 रुपये में इशू कर रहे हैं। एट डिस्काउंट हो सकता है कि 100 रुपये का डिबेंचर है, हम 90 रुपये में इशू कर रहे हैं। एट प्रीमियम हो सकता है कि 100 रुपये का डिबेंचर है, हम 110 में इशू कर रहे हैं। जैसे शेयर के साथ था, डिबेंचर के साथ वैसे बाकायदा शेयर एक पार्ट ऑफ ओनरशिप होता था और डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन है, सर्टिफिकेट ऑफ डेट है। ओके, अब रिडम्पशन कैसे हो सकता है। रिडम्पशन 100 रुपये का इशू किए थे, 100 रुपये दे देंगे 5-6 साल बाद, जितने साल बाद भी हमको रिडीम करना होगा। तो 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये में रिडीम हो रहा है। 100 रुपये का डिबेंचर 90 में रिडीम हो सकता है क्या? ये चीज़ होता नहीं है। अगर उसमें 100 लिखा है तो आपको कोई भी क्वेश्चन में ये नहीं मिलेगा कि रिडीम्ड एट डिस्काउंट हुआ है। वो ओपन मार्केट का केस अलग है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट ये होता नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं कि इशू तीनों में हो सकता है तो रिडम्पशन भी हो सकता है। रिडम्पशन डिस्काउंट में नहीं हो सकता, बट रिडम्पशन प्रीमियम में हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या केस बनते हैं? कुछ 6 केस बनते हैं और 6 केस कुछ ऐसे दिखेंगे, है ना, कि इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, है ना, कि 100 पे इशू हुआ और 100 पे ही रिडीम हो गया। इशूड एट पार 100 पे इशू हुआ और 110 पे रिडीम हो गया। ठीक है, इशूड एट डिस्काउंट 90 पे इशू किए और पार मतलब 100 रुपये पे हम रिडीम किए। इशूड एट डिस्काउंट 90 पे इशू किए, 110 पे रिडीम किए। ठीक है, अब इशूड एट प्रीमियम मतलब देखिए, प्रीमियम मतलब 110 पे इशू किए और 100 रुपये दिए, 100 रुपये दिए। ठीक है, इशूड एट प्रीमियम 110 पे इशू किए और 110 रुपये ही दिए। ठीक है, अब ये 6 केसेस बनेंगे। तो हम ये 6 केसेस के जर्नल एंट्रीज देखते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है जर्नल एंट्रीज। और 1-2 बार करने के बाद जर्नल एंट्रीज आर लाइक कि वो बैठ गए हैं आपको। ठीक है, तो 6 के 6 केस के देखेंगे। ठीक है, जैसे केस 1 था कि इशू डेट 100 रुपये का, इशू 100 रुपये पे, रिडीम भी 100 रुपये पे। तो एंट्री क्या बनेगा? तो सबसे पहले एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में शेयर में कैसे बनता था? तो शेयर में भी बनता था ना, तो क्या होता था? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, वैसे ही बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 100-100। ठीक है, तो अभी वो डिबेंचर एप्लीकेशन को परसेंटेज डिबेंचर पे लेंगे, जैसे शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल पे लेते थे, याद है ना। तो वैसे ही परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, परसेंटेज जितना भी क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद जब हम रिडीम करेंगे तो क्या एंट्री बनेगा? ये तो इशू वाला पार्ट का एंट्री हो गया कि इशू 100 पे था तो ये इशू से रिलेटेड सारे कर लिए। अब रिडेम्पशन पे तो ये एंट्रीज हम तब लिख रहे हैं जब रिडीम हो रहा है। ठीक है ना, बट इन माइंड ये एंट्रीज हैं हमारे। तो ये क्या है? परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को पैसा देंगे ना, और डिबेंचर वाला जो लाइबिलिटी था वो उसको हटाने का बात हो रहा है। तो परसेंटेज डिबेंचर तो लाइबिलिटी कम कर रहे हैं और इसको हम पैसा देंगे। ठीक है, तो परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर कितने पे रिडीम हो रहा है? 100 पे, तो 100-100। ठीक है, फिर जब हम उसको पैसे देंगे तो क्या होगा? डिबेंचर होल्डर टू बैंक। बैंक तभी आता है जब पैसे जा रहे हैं, तो पैसे चले गए तो बैंक कम हुआ तो बैंक क्रेडिट हुआ है। ठीक है, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ये एंट्री समझ में आ गया। इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। ठीक है, दूसरा केस देखिए, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। ठीक है, तो इशू का एंट्री हम देख लिए। इशू का एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन जो हमारे दिमाग में था। अभी देखिए जो कॉन्सेप्ट बोला कि इन फ्यूचर लॉस होने वाला है हमको। ठीक है, तो उसको आज से तो रिकॉर्ड करेंगे ना, तो वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो डिबेंचर एप्लीकेशन 100 रुपये, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि इशू करने पे ही तो हमको ये 10 रुपये का लॉस होगा। आज हम इसको इशू कर रहे हैं क्योंकि ये इशू टाइम पे एंट्री कर रहे हैं हम। ठीक है, आप ये बोलेंगे कि लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्यों नहीं? अरे इशू टाइम का एंट्री कर रहे हैं ना हम। चलिए इसको ऐसे समझिए कि इस पूरे प्रोसीजर में हम इशू किए तभी तो हमको लॉस हुआ है ना, तो इसीलिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 100। देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये दो नहीं है, तो ये दो नहीं है तो एंट्री तो वैसे पार पार वाला ही हुआ।
बट रिडीम होगा तो हमको इन फ्यूचर 10 रुपये का लॉस होगा, तो उसको लिखेंगे। तो किस चीज़ का लॉस है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिए, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट हुआ और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हुआ, ठीक है। तो एंट्री बैलेंस 110 यहाँ पे, 110 यहाँ पे। एट द सेम टाइम रिडम्पशन के टाइम पे क्या एंट्री होगा, ये हमारा लाइबिलिटी कम हो रहा है 100 रुपये का, वो तो लिखे ही। फिर प्रीमियम हम देने की बात किए थे, तो प्रीमियम और टोटल कितना दे रहे हैं डिबेंचर होल्डर को, 110 रुपया, तो एंट्री बैलेंस हुआ उसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिबेंचर होल्डर टू बैंक 110, उसको 110 देने का बात हुआ था, 110 हमारे बैंक अकाउंट से गया, ठीक है। ये एंट्री ऐसे, इसको एक बार अच्छे से देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, आप चाहे तो इसको पहले के लिए एलिमिनेट करिए, ये हटा दीजिए आप, फिर तो एंट्री सेम है। फिर आप क्वेश्चन में देखेंगे कि कितने पे रिडीम हो रहा है, इशू प्राइस से कितना ज़्यादा, 10 रुपया ज़्यादा, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, उधर 10 इधर 10 हो गया, वैसे एंट्री बैलेंस हुआ। अभी थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या है, इशू डेट डिस्काउंट, रिडीम डेट पार, ठीक है। तो इशू का एंट्री तो वही है कि बैंक अकाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन, और यहाँ पे देखिए परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन 95, डिस्काउंट हम डिस्काउंट दिया ना 100 रुपये का, तो वो है पार वाला वैल्यू तो 100 ही है, मतलब ये रिडम्पशन पे है पर लेकिन उसका पार वाला वैल्यू तो 100 पे ही है, तो उससे तो 5 रुपये कम ही दिया है। और परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा वो पार वाला फेस वैल्यू ही आएगा, 100 रुपये का है तो 100 रुपया ही आएगा परसेंटेज डिबेंचर में, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगा, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर 100 और यहाँ 95, वो 5 रुपया क्या है, वो 5 रुपया डिस्काउंट है, तो डेबिट साइड पे जो कम पड़ रहा है तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 5 रुपया, ठीक है। वैसे करके इशू का एंट्री कंप्लीट हुआ। अब रिडम्पशन का एंट्री, रिडम्पशन में तो कोई है ही नहीं, 100 रुपये का लाइबिलिटी था, 100 रुपये का लाइबिलिटी चुकाएंगे, तो लाइबिलिटी जब चुका रहे हैं लाइबिलिटी कम हो रहा है तो डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर 100 रुपये का 100 रुपये टू डिबेंचर होल्डर 100 रुपये, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, तो यहाँ पे लाइबिलिटी चुका दिए, ठीक है। अब फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस क्या है, इशू डेट डिस्काउंट था पार पे, उसका फेस वैल्यू क्या है 100, ये याद रखेंगे, और रिडम्पशन एट प्रीमियम, ठीक है। तो बैंक वो एप्लीकेशन वाला एंट्री तो इजी है, जितना पे इशू है उतना का पहला एंट्री बनेगा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 95, फिर लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन 95 टू परसेंटेज डिबेंचर 100, तो ये तो हो गया। अब ये तो मिस बैलेंस हो रहा है, और हमको यहाँ पे दिया है कि प्रीमियम भी है 110 रुपये का, तो पार के वैल्यू से 10 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 110, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 15 का आ रहा है, तो 15 क्या है, एक तो वो डिस्काउंट है, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5 रुपया और फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपया करके लिखेंगे, लेकिन वो डिस्काउंट भी तो लॉस है, डिस्काउंट को भी तो लॉस ही ट्रीट किया जाता है P&L में। तो आप ये देखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टोटल 15 रुपया लिखेंगे हम। अब बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 110, यहाँ पे भी 110, ठीक है। इसको एक और बार देखिए, ठीक है। अब जब रिडम्पशन का वक्त आया तो लाइबिलिटी तो हमारा जितना था पूरा उतना ही चुकाएंगे जितना पार वैल्यू पे आता है, तो परसेंटेज डिबेंचर जो यहाँ पे क्रेडिट हो रखा था वो यहाँ पे डेबिट होगा था कि हम लाइबिलिटी चुका रहे हैं, तो लाइबिलिटी 100 रुपये का, और जो हम प्रीमियम देंगे देखिए 110 है ना, तो प्रीमियम देंगे तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और 10 रुपये का, तो डिबेंचर होल्डर को टोटल 110 रुपया, तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ये एंट्री तो आपको पता ही है जब पैसे दे दिए, ठीक है। ये चौथा केस गया। अभी पांचवा केस क्या है, इशू डेट प्रीमियम रिडम्पशन एट पार, प्रीमियम पे इशू किया है, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, उसका एंट्री तो वही होगा जो इशू पे लिखे थे, ठीक है। अब डिबेंचर एप्लीकेशन 105 टू डिबेंचर 100 रुपया, और जो प्रीमियम है वो 5 रुपया यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का आएगा, जैसे शेयर पे देखे थे ना हम सिक्योरिटी प्रीमियम, वैसे रिडम्पशन तो पार मतलब 100 रुपये पे ही हो रहा है, तो उसका एंट्री में तो कोई चेंज नहीं है। परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर 100 रुपया, और डिबेंचर होल्डर टू बैंक 100 रुपया, ठीक है। ये एंट्री खुद से एक बार बनाइएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट केस इशू डेट 105 मतलब प्रीमियम, और रिडम्पशन भी एट प्रीमियम, ठीक है। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 105 टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर 105 और ये 100, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि हम प्रीमियम भी लिए हैं 10 रुपये का, तो लिखेंगे 10 रुपये का प्रीमियम, मतलब रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपया, और यहाँ पे इशू के टाइम पे भी हम 5 रुपये का लिए हैं, पर वो क्या होगा, वो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपया। और जैसे कि मैं बताया डिस्काउंट मतलब जो लॉस ऑन डिबेंचर है, क्योंकि हम प्रीमियम दिया ना, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपये का, वो 10 रुपया यहाँ पे लिखेंगे। और अभी रिडम्पशन के साइड पे आ जाता है, रिडम्पशन के टाइप पे तो वही होगा जो प्रीमियम पे जैसे करते थे, तो परसेंटेज डिबेंचर 100 रुपया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 100 रुपया टू डिबेंचर होल्डर 110, और यहाँ पे डिबेंचर होल्डर टू बैंक। बढ़िया एंट्री एक बार देखिए समझ में आ जाएगा। अब हम आगे करते हैं, ठीक है।
तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको वो जो कॉन्सेप्ट अभी हम एंट्रीज को पढ़े उसको कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं या फिर मैं पढ़ रहा हूँ आपके साथ। ए लिमिटेड इशू 4000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ठीक है, ऑन 1/4/2015 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% interest is payable half yearly on September 30 and March 31। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट अ सोर्स इज 10%। ये टैक्स डिडक्टेड को भी याद रखेंगे, गवर्नमेंट हमसे तो क्या ही लेगा, जिसका इनकम है उससे टैक्स कटता है, तो हमारा टैक्स नहीं है, बट हम एंट्री करेंगे कि हम टैक्स पे करके उसको दिए हैं, जिसका भी जो भी डिबेंचर होल्डर है उसको अमाउंट पे किया है। और कंपनी अकाउंटिंग गोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि 4000 12% डिबेंचर है और साल में हम 2 बार उसका वो देते हैं, इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, पहले हम कैसे निकालेंगे, एनुअल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांट देंगे, तो फिर जो एक सितंबर में पेमेंट होगा और एक मार्च में पेमेंट होगा उसका, ठीक है, उसके इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि 10% वो इंटरेस्ट जो दे रहे हैं वो इंटरेस्ट पे 10% टैक्स भी कटेगा, तो टैक्स का एंट्री भी बनाएंगे, बड़ा इजी है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ है। एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% लिखा है ना, तो इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 100 का था, 5% डिस्काउंट मतलब कितने का होगा, 95 का होगा। ठीक है, तो हम उसका एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे दिया ना 1 तारीख, तो हम डेट लिखे 1/4/2015, तो उसका एंट्री क्या होगा, बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर 95,000, मतलब 95 इंटू 4000 लिखा था ना, 4000 शेयर्स है, तो 4000 95 इंटू 4000 38,000, मतलब 3,80,000। ठीक है, फिर उसके बाद उसका एंट्री हमको यहाँ पे क्या दिया है, जब रिडीम होगा तो क्या होगा, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, तो 100 पे 10% मतलब कितने पे रिडीम होगा, 110 पे रिडीम होगा। ठीक है, वो एंट्री याद करिए। एक तो हम इशू जब किए हैं 5 रुपया कम पे किए हैं, ठीक है, तो वो लॉस तो हमको होगा ही, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर और प्रीमियम देंगे हम। तो जैसे परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर 12% डिबेंचर, वो तो पूरा अमाउंट आएगा, 100 रुपया 4000 शेयर पे, तो कितना होगा, 4 लाख हुआ ये, और ये 3,80,000 हुआ। ठीक है, अब देखते हैं आगे के एंट्रीज। वो तो हो गया, हम उसका कर दिए। फिर हमें इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस कैसे हुई, तो टोटल एनुअल इंटरेस्ट देखेंगे। तो जब भी इंटरेस्ट निकालना होगा ना, सिर्फ ये वाले एंट्री देखिएगा, परसेंटेज डिवेंचर के सामने कितना अमाउंट लिखे हैं उसी पे ही इंटरेस्ट लगेगा, जितनी हमारी लाइबिलिटी है उसी पे इंटरेस्ट देंगे हम। तो 4 लाख रुपए है, 4 लाख पे 12%, क्योंकि लिखा है ना 12% डिवेंचर, तो 12% डिवेंचर, तो टोटल 48,000 बन रहा है। बट क्या बोला गया है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब इंटरेस्ट पेबल इन हाफ ईयरली, तो 2 हाफ ईयरली क्या होगा, 24,000। एक 24,000 हम कब पे करेंगे, सितंबर में, और एक 24,000 हम कब पे करेंगे, मार्च में। लिखा है ना सितंबर 30 एंड मार्च 31। तो ये देखिए 30 सितंबर का एंट्री क्या होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट 24,000। अगर हमें टीडीएस जो यहाँ पे 10% का दिया है नहीं दिया होता तो टू डिबेंचर होल्डर 24,000 लिख देते, लेकिन टीडीएस दिया है तो टीडीएस तो होल्डर को ही लेगा ना, जिसका इनकम है वही ना टैक्स भरेगा। तो टीडीएस होल्डर, तो टीडीएस पेबल 2400 और डिबेंचर होल्डर उसको माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचा 21,600। ठीक है, और अब हम उसको पे कर देंगे तो क्या होगा, डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल टू बैंक। ठीक है, हम तो 24,000 देना था हमको, 24,000 दिए ही हैं हम। और फिर उसके बाद आता है दूसरा इंटरेस्ट का टाइम, जो कि है 31 मार्च में। ठीक है, डिवेंचर इंटरेस्ट 24,000 टू डिवेंचर होल्डर 21,600 टू टीडीएस पेबल 2400। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर टीडीएस पेबल टू बैंक, जैसे यहाँ पे एंट्री किए थे ऊपर वैसे ही एंट्री यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि ईयर एंड हो रहा है तो जितने भी हमारे इंटरेस्ट के अमाउंट होते हैं उसको पीएनएल में तो लेना ही पड़ेगा ना, ये तो बेसिक है। जब पीएनएल बनाते थे तो कोई भी एक्सपेंस जो होता था हमको पीएनएल में दिखाना होता था कि हमारा प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। तो जितने भी ये हमारे इंटरेस्ट वाले
है ना। ये जैसे कि ये रहा इंटरेस्ट का अकाउंट, ये रहा इंटरेस्ट का अकाउंट, ये खुला नहीं रह सकता है, इसको P&L में डालना पड़ता है। तो ईयर एंड में ये एंट्री करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिवेंचर इंटरेस्ट। और इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आई वॉन्ट कि आप ये वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन देख के वापस से बनाएं, और फिर तो सोल्यूशन चेक ही कर सकते हैं वीडियो रिवाइंड करके, ठीक है। फिर हम आगे करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट ओपन मार्केट का पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परचेज इन ओपन मार्केट का। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये परचेज इन ओपन मार्केट क्या है। ये कॉन्सेप्ट तो हमको पता है कि एक कंपनी डिवेंचर इशू करता है और कुछ सालों बाद वो रिडीम करेगा। मान लीजिए 10-15 साल, मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे कि 2011 में वो 1 जनवरी 2011 को इशू करता है और उसका रिडम्पशन का डेट आता है 1 जनवरी 2020 को। तो ये कुछ 10 साल के आसपास है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 2016 में ही किसी आदमी को पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो वो क्या करेगा, कंपनी से कैसे मांगेगा, वो जाएगा ओपन मार्केट पे। ओपन मार्केट समझ रहे हैं, स्टॉक मार्केट, जहाँ पे वो अपने बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर्स का खरीदी बिक्री होती है, ठीक है। वहाँ पे गया वो और वहाँ पे अपने डिबेंचर्स को बेच दिया ताकि उसको पैसे मिल जाए। पर आप सोचिए 100 रुपये का डिबेंचर वो खरीदा था, मार्केट में बेच रहा है तो 100 पे बिक। वो मार्केट के रोज़ के अपने अपने डेट्स होते हैं ना, मतलब रेट होते हैं कि हो सकता है आज वो 100 रुपये का डिबेंचर 98 का चल रहा हो सकता है वो 100 रुपये का डिबेंचर आज 115 का चल रहा हो। मार्केट डिमांड सप्लाई से चलता है, मार्केट में कभी भी रेट ऊपर नीचे हो सकता है। तो जिस दिन ये 98 होगा ना, उस दिन कंपनी बैठा रहेगा ओपन मार्केट में ताकि वो खरीद ले, क्योंकि इसमें कंपनी का भी तो फायदा है, उसे कम पैसा देना पड़ रहा है और ये कोई इलीगल नहीं है। कंपनी बैठा है, जिस दिन उसको अपना ही रिडम्पशन कम रुपए में मिले वो दे देगा, क्योंकि उसको कम लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट समझ गए, ओपन मार्केट से कैसे परचेज होता है। और जिनको वो ओपन मार्केट से परचेज नहीं कर पाता उनको वो कॉल करता है। मान लीजिए 100 का डिबेंचर था, यहाँ पे जैसे बात हुई थी कि 100 रुपये पे ही देगा या फिर प्रीमियम के साथ 115 पे देगा, उनको कॉल बुलाता है और उनको पैसे दे देता है जितने पैसे देने थे, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। बट यहाँ पे अगर बीच में किसी को चाहिए तो ओपन मार्केट में बेचता है, जहाँ पे अगर सस्ता हुआ तो कंपनी खरीद लेता है। अगर 115 होगा तो कंपनी खरीदेगा क्या, नहीं खरीदेगा, वो कॉल का इंतजार करेगा, 105-15 जो देना होगा दे देगा, ठीक है। अगर सस्ता हुआ तभी खरीदेगा। तो इसमें 3 एंट्रीज होते हैं, ठीक है। ये तीनों एंट्रीज समझेंगे और ये तीनों एंट्रीज कॉन्स्टेंट है इन सब चीज़ के लिए। तो पहला एंट्री क्या होगा, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसे गए ना, वो खरीदा है। तो क्या खरीदा, ओन डिबेंचर खरीदा, तो कितने पे मिलेगा, एक तो उसका कॉस्ट होगा, मान लीजिए 100 का डिबेंचर आज 95 पे मिल रहा है, और एक एक्सपेंस मतलब बैंक चार्जेस है ना, वो बैंक आपके भी आप पे जाके खरीद रहा है, वो आपको सर्विसेज दे रहा है बैंक, तो एक्सपेंसेस है। अगर नहीं दिया है तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझाने के लिए लिखा हूँ मैं। तो टोटल अमाउंट ये होता है। तो ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। दूसरा एंट्री क्या होगा, हमारा लाइबिलिटी जो डिबेंचर था वो तो खत्म हुआ, तो लाइबिलिटी तो पूरे 100 का ही था ना, तो उसको परसेंटेज डिबेंचर तो पूरा फेस वैल्यू 100 रुपये आएगा। टू ओन डिबेंचर ऊपर वाले अकाउंट से वहीं से लाइबिलिटी खत्म कर, तो ओन डिबेंचर तो 96 का है। अब 4 रुपये का बैलेंस बचता है, वो 4 रुपये क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन 4 रुपया, ठीक है। और अभी ये सब होने के बाद जो हमारा प्रॉफिट है उसको कैपिटल रिजर्व में भी तो ट्रांसफर करेंगे, है ना, वो प्रॉफिट को क्लोज भी तो करेंगे उसका बैलेंस को। तो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन टू कैपिटल रिजर्व 4 रुपया 4 रुपये, ये तीनों एंट्री ओपन मार्केट के केस में कांस्टेंट है, ठीक है। अब ओपन मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक तो क्वेश्चन करते हैं अच्छे से, तो आपको और बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन आप एक बार पॉज करके खुद से पढ़ लीजिए और मैं भी पढ़ रहा हूँ तो मेरे साथ भी पढ़िए कि XYZ लिमिटेड हैज इशूड 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच अमाउंटिंग टू 4 लाख रुपये रिडीमेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी बाय ड्रॉइंग एट पार और बाय परचेज इन ओपन मार्केट। ड्रॉइंग एट पार का मतलब कॉल पे पैसे दे देगा या फिर वो ओपन मार्केट से परचेज करेगा, ठीक है। इतना तक हुआ। फिर आगे क्या लिखा है, इट डिसाइड टू रिडीम 50,000 डिवेंचर बाय परचेज ऑफ 30,000 डिवेंचर इन ओपन मार्केट एंड एट ₹96 एंड ड्रॉ 20,000 डिवेंचर, वो कॉल पे 20,000 को दे देता है, ठीक है। ये 50,000 का लाइबिलिटी हमको चुकाना है, तो उस सब की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया नहीं है नंबर ऑफ डिवेंचर, तो हमको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमेशा देखना कि अमाउंट दिया है या नंबर ऑफ डिवेंचर दिया है। जैसे यहाँ पे अमाउंट दिया है तो कितने डिवेंचर वो इशू किया होगा, तो उसके लिए अमाउंट को वो एक
एक डिबेंचर के अमाउंट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे 4 लाख डिबेंचर बोला था और 100 रुपये का एक है, तो टोटल कितना डिबेंचर इशू किया है कंपनी? 4000 डिबेंचर इशू किया है, ठीक है। तो अभी और उसमें क्या बोला है, 50,000 का वो लाइबिलिटी चुकाएगा अपना। इट डिसाइडेड टू रिडीम 50,000 डिबेंचर बाय परचेज ऑफ 30,000 डिबेंचर एट 96, ठीक है। तो 50,000 का चुकाएगा, आधा कैसे? 30,000 तो वो 96 पे खरीदा, तो 30,000 मतलब कितने डिबेंचर? 30,000 बाय 100, 300 डिबेंचर 96 रुपीज़ का, और बाकी जो 20,000 रुपये बचा, तो 20,000 बाय 100, तो 200 डिबेंचर 100 रुपये पूरे देने पड़ेंगे उसको, ठीक है। तो केस बनता है, ये ओपन मार्केट का है। ओपन मार्केट का तो हम देखें कि 3 एंट्री होता ही है, तो वो 3 एंट्री तो हम करेंगे, कैसे करेंगे? ये देखिए, ओन डिबेंचर टू बैंक 96 रुपीज़ का, 300 डिबेंचर 28,800, और पूरा उसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? 300 रुपये का था ना वो, मतलब 100 रुपये का था ना जो 96 में खरीदा, तो 11% डिबेंचर 100 इंटू 300, 30,000 रुपीज़ टू ओन डिबेंचर 28,800 टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन 1200, ठीक है। और लास्ट में प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व पे डाल दी, ठीक है। अब बचता है ये 20,000 का, ये तो डायरेक्ट एंट्री है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। आप सोचेंगे ये कहाँ की है, ये तो पहले से ही कर रहे हैं रिडम्पशन वाले एंट्रीज, यहाँ पे नहीं दिखा रहे थे हम। ये देखिए, जैसे यहाँ पे रिडम्पशन का एंट्री क्या होगा? परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, सेम एंट्री। परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ठीक है, नॉर्मल एंट्रीज। आपको ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अब हम, ये कॉन्सेप्ट हो गया, अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आगे करते हैं और दूसरे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब जैसे दूसरा टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज़। तो कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ क्या होता है? एक चीज़ हमें पता है, हम लोन लेते हैं, ठीक है ना। तो कोलेट्रल सिक्योरिटी इसकी हम लोन के बदले कुछ मॉर्टगेज रखते हैं। तो क्यों हम मॉर्टगेज रखते हैं? कि वो जिससे हम लोन लिए हैं, इट्स अ सिक्योरिटी फ्रॉम देम, कि अगर हम नहीं चुका पाते हैं लोन, तो वो उस चीज़ को सेल आउट करके हमारे लिए जो उसका लोन का अमाउंट होगा वो रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या एंट्री होता है कि हम डिबेंचर को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी रख दिए। तो देखिए, जो व्हेन लोन इज टेकन, तो लोन का एंट्री तो आपको पता ही है, बैंक टू बैंक लोन, ठीक है। व्हेन एसेट आर मॉर्टगेज का कॉन्सेप्ट समझिए। मॉर्टगेज हुआ है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम एसेट दे दिए उसको, उसके मालिक तो हम हैं ही। वो मॉर्टगेज तभी कंप्लीट होगा जब मान लीजिए कि हम लोन चुका पाए ही नहीं, तब जाके वो एसेट लेगा, तब जाके हम एंट्री करेंगे, है ना। अभी तो ना नुकसान हुआ है ना फ़ायदा हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो बस एक प्रॉमिस हुआ है कि लोन लिया हूँ, अगर नहीं दे पाया तो तू मेरा एसेट ले लेना करके। तो उस चीज़ का कोई एंट्री बनेगा ही नहीं, तो नो एंट्री, ठीक है। और उसके बाद देखिए, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो 2 ऑप्शन है। जैसे कि पहले कि नो एंट्री करना, लेकिन क्या प्रिफरेबल है आपको एग्जाम में क्या करना है? ये एंट्री पास करना है। ये काइंड ऑफ एक फेक एंट्री बोल सकते हैं, या फिर एक ऐसा एंट्री जिसका कोई मतलब एज सच उतना नहीं बनता है, ठीक है। देखिए, क्योंकि ये देखिए क्या है, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर वो डिबेंचर का वैल्यू है, तो ये अकाउंट आएगा, उसको क्रेडिट करेंगे हम। और डिबेंचर सस्पेंस कि क्या है वो अकाउंट, हमें डिबेंचर देना पड़ा नहीं पड़ा उसका कोई मतलब नहीं है। अगर सालों बाद हम लोन चुका देते हैं तो ये एंट्री उल्टा कर देंगे, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, इसका एकदम नलीफाइड इफेक्ट हो जाएगा। बट फॉर नाउ बीइंग नो एंट्री के जगह हमको ये एंट्री करना पड़ेगा, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे समझ में आएगा। तो ये रहा क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ। तो ये है क्वेश्चन कि सन लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ ए बैंक वेयर बाय इट ऑब्टेन्ड ए लोन ऑफ 6 लाख फॉर 5 years। द लोन इज सिक्योर्ड बाय अ मॉर्टगेज ऑफ मशीनरी ऑफ 4 लाख। देखिए, मॉर्टगेज ऑफ मशीनरी का कोई एंट्री होगा क्या? एसेट का कोई एंट्री नहीं होगा, हम यहाँ पे पढ़े नो एंट्री, ठीक है। द बैंक ऑल्सो आस्क फॉर एडिशनल सिक्योरिटी फॉर दिस पर्पज। कंपनी इशूड 3,000 10% डिबेंचर ऑफ 10 ईच एच कोलेट्रल सिक्योरिटीज, ठीक है। तो इसका हम क्या पढ़े, एक तो फेक एंट्री करना पड़ेगा, तो फेक एंट्री और रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, बैंक लोन लिए हैं कितने का? 6 लाख का, उसका एंट्री करेंगे। उसका एंट्री क्या होगा, बैंक टू बैंक लोन 6 लाख।
उसके बाद 4 लाख का मशीनरी आया है, उसका कोई एंट्री नहीं होगा, लेकिन हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? नहीं, हमें वहाँ लिखना पड़ेगा नो एंट्री फॉर मॉर्गेज, ताकि जो पेपर चेक कर रहा होगा उसको पता चले, हमें कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से नो एंट्री लिखे। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दिए हैं वो लाइन को पढ़ के, ठीक है। तो नो एंट्री लिखना पड़ेगा, नो एंट्री फॉर मॉर्गेज। और जो ये 30,000 10% डिवेंचर एट 10 ईच, तो 30,000 इंटू 10 कितना होता है? 3 लाख। तो डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। अब देखिए 6 लाख का लोन था और ये यहाँ 4 लाख और ये यहाँ 3 लाख, कितना होता है? 7 लाख। तो 6 लाख का लोन अगर लिया है तो मॉर्गेज एनी डे उससे ज़्यादा का ही होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। आई गेस आपको ये इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी समझ में आया होगा। ओके, तो दूसरा टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का ही पार्ट है, जैसे चैप्टर का नाम है ना इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इशू वाला पार्ट तो हम देखे, उसके इशू के टाइम पे भी मैं आपको 6 केसेस बना के बताया था ना कि रिडम्पशन वाला जो एंट्री है वो 2 एंट्री तो होंगे ही, बट देयर आर सम लीगल टर्मिनोलॉजीज जिनको हमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको DRR यानी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व और DRI के प्रोविजंस है, मतलब डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करने हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या कैसे प्रोविजंस हैं देखते हैं, ठीक है। क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR, अगर कोई बैंकिंग कंपनी है तो उसको रिजर्व बनाने की कोई जरूरत। पहली बात तो ये रिजर्व क्यों बनाया जा रहा है? एक लोन ले रहे हैं हम डिवेंचर, है ना, तो पैसा भी तो देना पड़ेगा ना उनको, तो वो टाइम पे डायरेक्टली हम इतने सारे पैसे कैसे लेके आ सकते हैं? तो ये रिजर्व्स हमें कुछ बनाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट गाइडलाइंस है कि इतने पैसे तो कम से कम आप रखें ही, और बाकी जितने भी होंगे पैसे वो आपको अरेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि बैंकिंग कंपनी है, उसके पास तो हमेशा पैसा आना जाना करता ही रहता है। तो नो नीड टू क्रिएट अ DRR, ठीक है। अब नॉन बैंकिंग कंपनी है बट फाइनेंशियल कंपनी है, तो उसको 25% DRR बनाना है, अदर कंपनी को भी 25%। नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंस कंपनी, जो कि ज़्यादातर हमें क्वेश्चंस में यही मिलेंगे, उनको भी 25% DRR ही बनाना है, ठीक है। तो DRR क्रिएट करने का एंट्री क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR। स्टेटमेंट ऑफ P&L के जगह आप सरप्लस टू DRR रिजर्व किससे बनाएंगे? जो हमारे प्रॉफिट होंगे उसी से ही तो रिजर्व का अमाउंट अलग करके रखेंगे, है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR, ठीक है। अब जब डिवेंचर रिडीम्ड ही हो गया तो रिजर्व क्या है? रिजर्व एक लिखाई है, बस लिखाई है। रिजर्व कुछ होता नहीं है, मैं पैसा बैंक से ले आके अपने घर में नहीं रख दूंगा, बस लिखा हूं कि इतने पैसे इस चीज के लिए यूज होने हैं। जब रिडीम हो गया, मैं पैसे दे दिया, तो ये इसको कहीं लिखना तो पड़ेगा ना, ये एंट्री कहाँ चला जाएगा? ये तो फिर दिखता ही रहेगा क्रेडिट में। तो वो होने के बाद वो जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए बना था उसको हम जनरल रिजर्व पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो DRR टू जनरल रिजर्व। अब ये DRR वाला जो एंट्री था वो ओवर हो गया, ठीक है, समझिए आप। अब उसके बाद कॉन्सेप्ट है, जैसे ऊपर DRR लिखे थे, DRI का भी कॉन्सेप्ट है। तो DRI के लिए क्या बोला जाता है? डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंपनी दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक DRR, जिनको DRR बनाना है उनको 15% अमाउंट सेट असाइड करना पड़ेगा डिवेंचर के मैच्योर होने के फाइनेंशियल ईयर के 30 अप्रैल से पहले, मतलब ऐसा लिखा है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक DRR should set aside 15% of the amount of debenture maturing during the financial year in the bank deposit or certain other specified securities before 30th April of that financial year। जैसे आपको समझाता हूँ, देखिए 1 करोड़ का डिबेंचर हम लिए, ठीक है। अब 5 साल बाद उसको पे करना है, तो 5 साल पे ये लीगल ऑब्लिगेशन तो है ही कि हमको 25% DRR बनाना है, ठीक है। 5 साल बाद हम उसको कभी रिपे कर रहे हैं, तो जैसे पहले साल हम डिसाइड करते हैं कि 20 लाख रुपए रिपे करेंगे, ठीक है। तो ये जो साल का 30 अप्रैल से पहले ये 20 लाख रुपए का 15% हमको इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो इन्वेस्टमेंट को बेच के हमको पैसा मिल जाए, ठीक है। तो ये 20 लाख का 15% क्या होगा? है ना, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए हमको DRI बनाना पड़ेगा। वैसे उसके अगले साल हम डिसाइड करते हैं कि ये 30 लाख रुपए देंगे, तो ये 30 लाख का 15% हमें और बनाना पड़ेगा। तो 30 लाख का 15% क्या होगा? 4.5 लाख। उसका DRI बनाएंगे 30 अप्रैल से पहले। वो डेट दे दिया ना कि ये
फाइनेंशियल ईयर का 30 अप्रैल से पहले कम से कम हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और जिस दिन रिडीम होगा हम उस इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। ठीक है, समझ गए आप? आई गेस क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, बट क्वेश्चन करेंगे एक दो बार, आप इसको अच्छे से एक बार और देख लेंगी तो आपको समझ आ जाएगा, वरना लेट मी नो, आई मेक लिटिल सेपरेट ऑफ दिस। ओके, तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, पॉज करके पढ़ लीजिए, या फिर मैं पढ़ रहा हूँ, आप मेरे साथ ही पढ़िए कि कुबेर लिमिटेड इशूड 6009% डिवेंचर। क्या ये अमाउंट है? नहीं, नंबर ऑफ डिवेंचर दिया है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। तो 60,009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1/4/2013 रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। तो क्या बोला है? इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। कुछ नहीं बोला है तो पार ही ना। हाँ, तो एट प्रीमियम ऑफ 10%, 10% का प्रीमियम, 100 रुपये पे 10%, 110 पे हम उसको रिडीम करेंगे। ठीक है, तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू ट्रांसफर आउट ऑफ प्रॉफिट 4 लाख टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑन 31 मार्च 2014 को 4 लाख का DRR बनाए हैं, और 31 2015 को 5 लाख का बनाए हैं, और जितना बचेगा उसको 31 मार्च 2016 से पहले बनाए। तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि टोटल कितना है, उसमें से 4 लाख और 5 लाख का हिसाब मिल गया, जितने का नहीं मिला उतना का DRR हम तब बनाएंगे, लिख देंगे। ठीक है, और पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो पहले इसकी वर्किंग देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमको डेट दिया गया है कि 1/4/2013 को इशू किया गया है, 31/12/2016 को रिडीम किया जाएगा। ठीक है, ये टाइमलाइन है उसकी। तो हमें जैसे कि पता है 25% DRR बनना है, तो टोटल अमाउंट कितने का है? 6, मतलब देखिए ना, 60,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच, तो कितना होगा? 60 लाख रुपया होगा। तो 60 लाख रुपया का 25% कितना होता है? टोटल हमको DRR कितना बनाना पड़ेगा इस टाइम इंटरवल के दौरान? 15 लाख रुपए। ठीक है, सेम DRI कितना बनाना पड़ेगा? 60 लाख रुपया है, उस पर 15% कितना होगा? 9 लाख रुपए। ठीक है, क्या DRI बनाने का हमको कोई डेट स्पेसिफाई किया है? DRI कब बनाना? अरे जिस जोन से साल में हम पे करेंगे ना, उसी साल के 30 अप्रैल से पहले, और अगर कोई डेट नहीं दिया तो 30 अप्रैल के डेट पे ही हम ये अमाउंट का DRI क्रिएट करेंगे। ठीक है, और DRR का हमको डेट दे दिया है, तो हम उस हिसाब से क्रिएट करेंगे। आइए एंट्रीज एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले तो इशू का एंट्री होगा। तो इशू कब हुआ है? 1 तारीख को, 1/4/2013। तो इशू का एंट्री जैसे सीखे थे, बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन 60 लाख 60 लाख, फिर परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन याद करिए, रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम से, है ना, तो उसको भी कंसिडर करके लिखेंगे। ये एंट्री हम पहले सीखे थे, है ना, जनरल एंट्रीज के टाइम पे। तो परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर 100 रुपये का है, ये 100 रुपये का है, और प्रीमियम देंगे तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपये। तो यहाँ पे प्रीमियम आ गया, तो डेबिट साइड पे बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे? टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, और अमाउंट 100 रुपये का 60,000 डिवेंचर था, तो 60 लाख रुपये, 10 रुपये का 60,000 पे 6 लाख रुपये, ये 66 यहाँ पे बैलेंस हो गया, ये 60 और 66 यहाँ पे बैलेंस हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। 4 लाख का DRR हम बनाए हैं 31/3/2014। तो डेट 31/3/2014 को स्टेटमेंट ऑफ P&L या सरप्लस टू DRR 4 लाख 4 लाख। ठीक है, फिर लिखा है कि 31/5/2015 को 31/3/2015 को 5 लाख का बनाए हैं, तो 31/3/2015 को सरप्लस टू DRR 5 लाख, और बैलेंस जितना लिखा है वो कब बनाए? 31/3/2016 को। बैलेंस कितना बचा हम यहाँ पे कैलकुलेट किए ना कि टोटल DRR कितना बनाना है? 15 लाख। 15 लाख में से 4 लाख 5 लाख, 9 लाख का हिसाब मिल गया, बचता है 6 लाख। तो वो 6 लाख हम बैलेंस ये डेट पे बनाएंगे 31/3/2016 को, सरप्लस टू DRR ये 6 लाख 6 लाख। ठीक है, अब देखिए DRI बनाना है, तो DRI 30 अप्रैल से पहले बनाना है, हम पढ़े उसके प्रोविजन में। तो 30 अप्रैल को कितना DRI बनाना है? यहाँ पे अमाउंट टोटल हम निकाले थे 9 लाख, तो DRI टू बैंक 9 लाख। जिस दिन रिडम्पशन होगा उस दिन हम अपना इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा बैंक में ले आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट बेचे, ये काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सोचिए ना, इन्वेस्टमेंट बड़ा, एसेट बड़ा, तो डेबिट हुआ है टू बैंक। ठीक है, खरीदे हैं,
बनाना ज़रूरी है, गवर्नमेंट प्रोविज़न है, तो 15% तो बनाना ही है। क्वेश्चन में नहीं बोला है, यहाँ क्वेश्चन में कहीं बोला है DRI के बारे में, फिर भी बनाया ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रोविज़न है, वो बोलेगा नहीं, आपको बनाना है याद करके। और उसके बाद हम 31/12/2016 जिस दिन रिडम्पशन हुआ उस दिन बेच दिए, तो बेचने का क्या एंट्री होगा, उल्टा हो जाएगा, बैंक टू DRI 9 लाख रुपये हमें मिल गया। और रिडम्पशन की एंट्री हम पहले ही सीखे थे, तो 9% डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। यहाँ पे ये एंट्री पे हम लिखे थे ना, कितना था, 60 लाख डिबेंचर का और 6 लाख उसका प्रीमियम का देना था, तो 60 लाख 6 लाख टोटल हम डिबेंचर होल्डर को 66 लाख देंगे। तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक 66। एक चीज़ याद करिए, रिजर्व का एंट्री, तो यहाँ पे रिजर्व जो हम बनाए थे 3 साल का जो रिजर्व बनाए थे, अब तो रिडीम हो गया। अब ये रिजर्व क्यों शो हो रहा होगा हमारे अकाउंट में, उसको ख़त्म करना पड़ेगा ना, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व, ठीक है। अब ये करने के बाद हमारा तो होपफुली पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अब हम ये वाला नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, और टॉपिक का नाम है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो जब हम इशू कर रहे थे तो एक कॉन्सेप्ट था ना कि हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, है ना, तो उसकी एंट्री क्या बनती थी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। मान लीजिए 100 का शेयर था, 5% हम डिस्काउंट पे किए तो 95 पे किए थे, ठीक है, तो 95 रुपीज़ पे किए तो 9,50,000, 9,50,000। नेक्स्ट एंट्री बनती थी 10% डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिस्काउंट ऑन इशू टू 10% डिबेंचर। तो ये जो डिस्काउंट है ना, ये एक टाइप ऑफ क्या हुआ, एक टाइप ऑफ लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा, बट ये काइंड ऑफ स्पेशल लॉस है। ये क्या इसी साल का ही सिर्फ लॉस है, नहीं, पूरे साल जब तक हमारे पास पैसे हैं, डिबेंचर के पैसे हैं, ये उतने दिनों का ही लॉस है। इन लॉसेस को उतने सालों में बांटा जाना चाहिए, है ना, कि मान लीजिए मैं डिबेंचर को पूरे 5 साल तक रखा, ठीक है, और बिल्कुल रीपे ही नहीं किया हूँ मैं, बीच में पूरा 5 साल तक मेरे पास रहा, तो ये लॉस को पूरे 5 साल में राइट ऑफ करना पड़ेगा। और क्या मैं पहले ईयर पे ही सिर्फ 50,000 लिख दूँ, नहीं, हर साल उसके अमाउंट अलग अलग होंगे। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो उसके कैलकुलेशन एक होता है कि कैश यूटिलाइजेशन बेसिस पे उसका कैलकुलेशन होगा, जितने साल जितना कैश मैं यूटिलाइज किया उतने के रेशियो पे मैं लॉस को रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले मानते हैं कि हम पूरे साल में बिल्कुल रीपे ही नहीं किए हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा ना, तो कैसे हो, 2011 से 16 तक 5 साल हुए, तो 11 से 12 हमारे पास कितने डिबेंचर थे, 10 लाख लिखा, तो पूरा 10 लाख ही रहा है, मैं सीधा 5 साल तक कुछ एक भी रीपेमेंट नहीं किया हूँ, तो 5 साल में हमारा अमाउंट क्या रहेगा, 10 साल। अभी भी मेरे को डिबेंचर का कितना अमाउंट देना बाकी है, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। अब एक रेशियो निकालेंगे इन अमाउंट्स की रेशियो, ठीक है, तो इन सब में तो रेशियो 1:1 का ही बनेगा, ठीक है, तो 1:1, तो रेशियो का टोटल जो होता है वो 5 होता है, ये हाँ कैलकुलेट करना है हमें। तो टोटल डिस्काउंट हम कितना दिए थे, तो डिस्काउंट पर ईयर कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्काउंट बाय रेशियो करके, ठीक है, इंटू 1/5, 1:1 कितने बार 1 है, 5 बार 1 है, तो ये क्या होगा, 50,000 टोटल डिस्काउंट था, 50,000 इंटू 1/5, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। तो हर साल हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में 10,000 रुपये भेजेंगे डिस्काउंट ऑन इशू के अकाउंट से, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो ऐसे करके मान लीजिए दूसरा केस हुआ कि मैं हर साल 2 लाख रुपए चुकाता रह रहा था, कि डिवेंचर एक काइंड ऑफ लोन ही है कि हम डेब्ट लिए हैं पब्लिक से, तो मैं हर साल 2 लाख रुपए चुकाता रहा। तो पहले साल मेरे पास कितने रुपए थे, 10 लाख रुपए थे, तो दूसरे साल में 2 लाख चुका दिया तो कितने हुए, 8 लाख रुपए, तो तीसरे साल में 2 लाख चुका दिया तो 6 लाख रुपए, चौथे साल 4 लाख, 5वें साल 2 लाख रुपए, ठीक है। तो अब इनकी रेशियो निकालो, इनमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2 लाख कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पे कॉमन लिया तो 5, 4, 3, 2, 1 करके आया, और रेशियोज में टोटल इसका 15 है, ठीक है। तो डिस्काउंट तो टोटल वही अमाउंट रहा है 50,000, तो रेशियो वाइज उसको डिवाइड करेंगे, तो 50,000 इंटू 5/15, 50,000 इंटू 4/15, 50,000 इंटू 3/15, 50,000 इंटू 2/15, 50,000 इंटू 1/15, ठीक है। ये अमाउंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड होता है, और बाकी नहीं भी अलाउड रहेगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है,
ठीक है, वैसे तो एग्जाम्स में अलाउड रहता ही है, ठीक है। तो ये होगा, और बाकी इन सब को निकालने के बाद ये पूरा कैलकुलेशन शो करना है हमको। ऐसा नहीं है कि इसको कहीं पीछे रफ कर दिया या ऐसे कर दिया, ये पूरी कैलकुलेशन शो करनी है। और उसके बाद हमें अकाउंट बनाना है, ठीक है। क्या अकाउंट बनाएंगे, देखिए इसका ये मतलब समझ रहे हैं ना, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा कि स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू क्या हो रखा है, डेबिट हो रखा है। तो डिस्काउंट ऑन इशू को हम अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L में भेजेंगे, यहाँ डेबिट है तो क्या करेंगे, सोचिए क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए एंट्री ऐसे बना, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू। बाकी दूसरे लॉजिक भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो देख अब हम उसके डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का लेजर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, जो पहले साल की बात हुई, पहला साल कब शुरू होता है, अप्रैल 2011 में शुरू हुआ। तो तब हम लॉस रिकॉर्ड किए कि हम डिवेंचर इशू करने पे 50,000 का लॉस हुआ। अब हर साल हम जैसे 2 लाख रुपए चुकाते गए तो हम उस रेशियो पे उसको भेजते रहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो पहले साल का हम कैलकुलेट किए थे 16,667 है ना, यहाँ पे हम कैलकुलेट किए ये कैलकुलेशन। तो वैसे और जितना बैलेंस बचा वो कैरी डाउन होके नेक्स्ट ईयर में आएगा, फिर हम उसको P&L में भेजेंगे, फिर कैरी डाउन होके नेक्स्ट ईयर में आएगा, फिर हम उसको P&L में भेजेंगे, फिर कैरी डाउन होके नेक्स्ट ईयर में आएगा। ऐसे 5वें साल में लास्ट में जब स्टेटमेंट ऑफ P&L में सारे अमाउंट चले जाएंगे, कोई बैलेंस नहीं बचेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना हम डिस्काउंट दिए थे सारे रिटर्न ऑफ हो गए, मतलब टोटल डिस्काउंट जितना हम दिए थे अब सबको हम P&L में ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि वो एक लॉस है ना, डिस्काउंट इज़ अ काइंड ऑफ लॉस, तो उसको P&L में तो जाना ही है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम सबको ट्रांसफ़र कर दिए स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट है और आपको यही पूछेगा, ठीक है। तो अब देखते जाएंगे, तो हर साल हम कुछ कुछ अमाउंट करके जितने उसके रेस्पेक्टिव रेशियोज़ में निकल रहे थे उस रेस्पेक्टिव रेशियोज़ में हम उनके अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए स्टेटमेंट ऑफ P&L में, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और फिर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए या फिर मैं पढ़ रहा हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2011 ए लिमिटेड कंपनी इशूड 3 लाख डिबेंचर एट पार रीपेबल एट 6% प्रीमियम बाय ड्रॉ ऑफ lot at the end of every year starting from 31st March 2014 to face value of rupees 75,000 show loss on issue of debenture account till all debentures are redeemed, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई डिस्काउंट नहीं हुआ, जैसे हम उधर डिस्काउंट का बात किए थे तो डिस्काउंट लॉस होता है, तो वैसे ही ये जो हम प्रीमियम दे रहे हैं रीपेमेंट पे वो भी तो लॉस है। प्रीमियम कंपनी देगी तो वो भी तो लॉस है ना, तो उसको भी तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में भेजना होगा हमको। तो ये जो लास्ट में पूछा है हमको इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट दिखाओ, तो उसमें वो भी तो दिखाएंगे ना कि कितना हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में भेजे। तो उसको जानने के लिए जैसे हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे कि हमारा टोटल लॉस कितना हुआ। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना होगा, 3 लाख रुपए पे 6%, तो 3 लाख रुपए पे 6% 18,000 पता चल गया। अब हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल बनाएंगे, जैसे टेबल का फॉर्मेट है यस आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब हमारे पास कितने पैसे हैं, रेशियो और डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। तो कब हमारा ईयर शुरू होता है 2011 पे, ठीक है। तो 2011 लिखे, 2011 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास पैसे कब तक है और रीपे हम कब तक कर सकते हैं। तो ये क्या बोला है कि हम कब से पैसे स्टार्टिंग फ्रॉम एवरी 31 मार्च 2014 से हम पैसा वापस देना शुरू किए हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2011-12 में 3 लाख रुपए पूरे थे, फिर 3 लाख रुपए 13 में भी पूरे थे, 2013 से 2014 तक में भी पूरे थे, बट 14 से 15 जब हुआ तो हम 75,000 रुपये वापस किए हैं। तो 75,000 रुपये माइनस करो,
तो 2,25,000 बचे। फिर 75,000 रुपये माइनस करो तो 1,50,000 बचे। 1,50,000 से 75 तो 75,000 बचे। अब अगला जब 1 अप्रैल 2017 आ जाएगा तो मैं 75,000 वापस कर दूंगा ना, तो बचेगा ही नहीं कुछ, तो वो ईयर का क्या ही करके बनेंगे। तो इतने ईयर तक में हम टोटल कितने ईयर तक हम डिबेंचर्स को रखे, 6 साल रखे, ठीक है। तो उन 6 साल की ये अमाउंट रही। तो अब रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने का ना सबसे इजी तरीका बताता हूँ, लास्ट में जो अमाउंट होगा ना वही उसमें से कॉमन निकाल दीजिए, तो सब अमाउंट को उसी अमाउंट से डिवाइड करिए। तो ये मतलब काइंड ऑफ तो ये आपको भी पता होगा, बट अगर हाँ जल्दी जल्दी में आपको नंबर से क्या डिवाइड करना है, क्या डिवाइड करना है बहुत याद नहीं आ रहा, तो लास्ट वाला अमाउंट को ही सबसे डिवाइड करना है, तो रेशियो मिल जाएगा। तो रेशियो 4 4 4 फिर 3 2 1 करके मिला, ठीक है। अब डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्काउंट ये है, रेशियो हमको मिल गया है बाय टोटल, तो 18,000 इंटू 4/18, 18,000 इंटू 4/18, 18,000 इंटू 4/18, 18,000 इंटू 3/18, 18,000 इंटू 2/18, 18,000 इंटू 1/18, ठीक है। कैलकुलेटर होगा, बिल्कुल होगा आपके पास, तो ये डिस्काउंट का अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे। फिर जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि शो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बनाना है। मैं टेबल बना दिया हूँ, बस आपको अकाउंट बनाना है। जैसे हम यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट बनाए, वैसे ही बनेगा लॉस ऑन इशू का अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे 10% डिबेंचर जैसे है, वहाँ पे भी 10% डिबेंचर्स उसके एंट्री, अब उसका एंट्री बनाइएगा, बिल्कुल जनरल एंट्री बनाइएगा। फिर जब ये बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ P&L वाला यहाँ पे जैसे डिफरेंट अमाउंट है, तो यहाँ पे पहले साल के लिए ये अमाउंट रहेगा, फिर जितना अमाउंट बाकी बचेगा 18,000 में से 4,000 चला गया। अब 18,000 में से 4,000 जाने के बाद जो 14,000 बाकी वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा, है ना, 12-13 पे, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा। तो ऐसे करके पूरा अकाउंट बनेगा और बढ़िया से बनेगा। नहीं समझ आया तो वीडियो बैक करके वापस से देखना कि वो अकाउंट कैसे बना था, और अकाउंट खुद से बनाना है, ठीक है। तो हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, प्रोबेबली एंड होने को आया है टॉपिक, ठीक है। तो ओके, लास्ट टॉपिक है सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडम्पशन फंड। तो ये बनाते क्यों है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ ना, कि देखिए जिस दिन हम मान लीजिए डिवेंचर इशू करते हैं, एग्जाम्पल के साथ ही समझते रहते हैं, है ना, कि हम मान लीजिए 1 अप्रैल 2015 को डिवेंचर इशू किए, तो क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 1,00,000 डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर 1,00,000। अब जिस दिन हम लिए, हमें ये तो पता ही है कि आफ्टर सम टाइम हमें पैसे देने ही हैं। एक साथ हम 1,00,000 रुपये ले आएंगे, इसका क्या गारंटी है, कहीं से तो लाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पहले से कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि जिस दिन हमें देना हो, ये एग्जाम्पल में 4 साल बाद हमें देना है, ठीक है। ये प्रॉपरली हम एग्जाम्पल बनाते जा रहे हैं अपना, तो 4 साल बाद हमें देना है, तो हमें चाहिए 4 साल में हम कुछ कुछ पैसे रखेंगे, तो एट द एंड ऑफ 4 साल हमारे पास 1,00,000 रुपये जमा हो जाएंगे, तो हम उसको दे देंगे। बट ये टोटल कॉन्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट है। एक आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, एक आउट ऑफ कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट होता है। बट डिबेंचर रिडम्पशन फंड आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब हम पैसे कमाएंगे, मतलब हम अपने प्रॉफिट में से उन पैसों को बचाएंगे और उन पैसों को यूज़ करके हम अपना डेट जो भी है वो चुका देंगे। डिबेंचर का रिडम्पशन के टाइम पे जितना भी रिडम्पशन का अमाउंट होगा हम वो दे देंगे, ठीक है। कहाँ से लाएंगे, प्रॉफिट से लाएंगे। तो कितना लाना है उसकी पूरी कैलकुलेशन यहीं पे बैठती है, ठीक है। तो कितना कितना रुपए हमें हर साल सेव करना चाहिए, तो सेविंग पे अगर देखें तो 1,00,000 4 साल के लिए, तो हर साल हमें 25,000 रुपये सेव किए तो 1,00,000 सेव हो जाएगा। और एक जब 4 साल बाद देना होगा तो 25,000 रुपये जमा करते करते हम उसको दे देंगे। ये जमा कहाँ पे करेंगे, जमा करने का बात आया तो याद आया ना कि फंड बनाना है उसके नाम का, तो वही फंड ये है डिवेंचर रिडम्पशन फंड, तो हम वो बनाएंगे। लेकिन सिर्फ जमा करके तो नहीं रख सकते, है ना। हम क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि मैं 25,000 रुपये ले आया और उसको इन्वेस्ट कर दिया, और मार्केट में इंटरेस्ट रेट 5% है, तो देखिए 25,000 रुपये पे 5% मिलेगा, ठीक है। तो 1,250 रुपये मेरे को उसका इंटरेस्ट मिलता गया। 1,250 रुपये 4 साल के लिए मिले तो कितने हुए, 5,000 रुपये, और 25,000 4 साल के लिए तो 1,00,000 रुपये।
तो हमारा तो अमाउंट 1,05,000 का बन गया। फिर तो मैं 5,000 रुपये खाली फोकट का इन्वेस्ट कर दिया ना, मतलब वो 5,000 तो नहीं करने चाहिए थे मुझे, उसके जगह मैं बिजनेस में यूज़ कर सकता था। तो वो एक्यूरेटली क्या अमाउंट है वो, फिर आप बोलेंगे कि यार ट्रायल मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड करते बैठेंगे क्या वहाँ, नहीं। आपको क्वेश्चन में दिया होगा एक सिंकिंग फंड वैल्यू, ऐसे करके क्वेश्चन में लिखा होगा कि जैसे इसमें दिया है ना, आपने लिखे हैं कि 0.230134 फॉर 1 रुपीज़, ठीक है, कि एक मतलब अगर हम इतना सेव करेंगे तो 1 रुपये हमको मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है, हमें 1,00,000 रुपये बनाने हैं तो 1,00,000 उसको इंटू कर देंगे तो हमको हर महीने कितने सेव करने पड़ेंगे, 23,201.30 पैसे, ठीक है। पैसे तक का ये बता दिया है हमें यहाँ पे, बट हम देखते हैं कि हमें क्या करना है कि हर महीने हम कुछ 23,201 रुपये अगर बचाते रहेंगे तो एट द एंड, मतलब अगर इन्वेस्ट करते रहेंगे, अब गलती इस शब्द में पकड़ते रहिएगा कि इन्वेस्ट करना है, हर महीने हर साल हमें 23,201 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास एट द एंड ऑफ 4 ईयर 1,00,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो पहले साल और ये हम यहाँ पे डाले उसको 1/4/2015 को हम डिबेंचर डाले थे और 31 से हम उसका जब एंड हुआ तब ना हमारे पास प्रॉफिट आएगा और हम प्रॉफिट से निकाल पाएंगे। तो ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च 2016 को ईयर एंड होता है, तो हम तब प्रॉफिट में से अमाउंट निकाल के बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंकिंग फंड बनाएंगे। सिंकिंग फंड बोलो या डिबेंचर रिडम्पशन फंड बोलो, वो एक चीज़ है, तो सिंकिंग फंड बोल के चलते हैं, ठीक है। तो हम उसकी एंट्री क्या होगी, सरप्लस से निकाले तो सरप्लस डेबिट टू सिंकिंग फंड, ठीक है। फिर क्या निकाल के रख देंगे क्या, नहीं, अभी बात हुई, सेव नहीं करना है उसको, इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने का एंट्री क्या होगा, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ठीक है। अब अगला साल आया, हम जो इसको इन्वेस्ट किए हैं 23,201 रुपये, ठीक है, वो हम इस साल भी करेंगे क्योंकि हम कैलकुलेशन में पता कि ना हर साल हमको इतने रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो ये एंट्री बनेगा। तो फिर इन्वेस्टमेंट का वही एंट्री, सरप्लस टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड। अब याद करिए, हम उससे पहले 23,201 रुपये पहले साल पे सेव किए थे, उस पर 5% इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, तो हमारे बैंक पे आएगा, उस इंटरेस्ट की एंट्री भी करेंगे हम, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखिए 23,000 पे 5%, 23,201 रुपये पे 5% कितना बन रहा है, 1160। तो वो इंटरेस्ट बैंक टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 1160। अब ये जो हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ये हम रखेंगे क्या, इसको फिर से फंड में डाल देंगे, है ना, वही तो यूज करना है, तभी ना हमारा 1,00,000 रुपया मिलेगा। जो ये 23,00,000 से इंटरेस्ट मिलेगा उसको डालेंगे तभी ना बनेगा, वरना तो वो बात सेम ही बन जाएगी। 23,201 रुपये इन्वेस्ट करते रहो 4 साल तो क्या बनेगा, नहीं, उसमें वो इंटरेस्ट वाले अमाउंट जोड़ के बोल रहे हैं कि तब हमारे पास टोटल 1,00,000 रुपये होंगे, ठीक है। तो हम फिर से वो 1,00,000 को जो बैंक में अभी हमें पहले साल का इंटरेस्ट मिला है उसको फिर से डाल देंगे, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हम क्या इन्वेस्ट करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, तो सिंकिंग इन्वेस्टमेंट टू बैंक, जो हमारे पास 23,201 हर महीने का भरना है वो, और पहले साल का इंटरेस्ट वो, ठीक है। तो हमारा ये अमाउंट बन गया। तो अब आ जाते हैं, कितना ईयर खत्म हुआ है, 1 साल पूरा खत्म हो गया। अब दूसरे साल की बात, तो 2018 में, ठीक है, पहली एंट्री वो तो सेम हम देखें कि 23,201 तो हर साल हमको इन्वेस्ट करना ही है, तो उसकी एंट्री सेम प्रॉफिट से निकाले 23,201। फिर हम क्या किए, जो पहले 2 साल अब तक कितने इन्वेस्ट हो रखे थे, लास्ट एंट्री में देखिए कितने इन्वेस्ट हो रखे थे, ठीक है। ये हम इस साल किए हैं और एक हम पहले साल किए थे, 23,201 पहले साल, और उसके बाद इंटरेस्ट और वो मिला के 23,201 पहले साल
और फिर लास्ट अमाउंट यहाँ पे देखिए हम दूसरे साल कितना इन्वेस्ट किए, तो उसको ऐड करेंगे 24,361। तो टोटल अमाउंट हम क्या इन्वेस्ट किए हैं 47,562। ठीक है, उस पर हमें 5% मिलेगा क्योंकि 5% तो मिलता ही है इन्वेस्ट करने का, क्वेश्चन में दिया होगा। तो कितना मिलेगा 23,78। तो यहाँ एंट्री देखिए, फिर हमें क्या मिला है बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग इन्वेस्टमेंट फंड। तो अभी तक जो अमाउंट था पहले का 23,000, फिर 24 जो हमारा पिछले साल जो हम टोटल इंटरेस्ट और उसको मिला के किए थे वो अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद ये हमारे को इस साल इंटरेस्ट मिला है। सेम करेंगे, इस साल के इंटरेस्ट को भी सिंकिंग फंड में डाले और फिर लास्ट में टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा जो हम वो किए थे और इस साल जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो। ठीक है, तो ये 25,579 ठीक है इस बार किए। अब वो लास्ट ईयर में आ जाते हैं जिस ईयर रिडम्पशन होने वाला है। तो उस साल भी हम फंड में डालेंगे पैसे। तो सरप्लस टू फंड तो किए 23,201 वो तो हमारा था ही कि हमें फंड में उतने पैसे तो डालने हैं। अब बैंक से हमें किस पे इंटरेस्ट मिला होगा याद करिए। सबसे पहले तो 23,201 पे मिला होगा, फिर उसके साथ हम उसके बाद वाले ईयर पे यहाँ पे जो लास्ट अमाउंट था वो ऐड करेंगे। कितना था ये 24,361। ठीक है, और ये थर्ड ईयर में कितना इन्वेस्ट किए थे 79। तो टोटल अमाउंट क्या होगा देखिए, एक मिनट सॉरी वो गिर गया, बट टोटल अमाउंट देखिए क्या होगा इसका 23,201 प्लस 24,361 प्लस 25,579। ओके, तो 73,141 का 5% कितना बनता है 36,57। ठीक है, 36,57 का इस बार हमको इंटरेस्ट मिला होगा। उस इंटरेस्ट को भी हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग इन्वेस्टमेंट फंड टू सिंकिंग फंड। ठीक है, एक मिनट ओके कि हम ट्रांसफर किए और उसके बाद एट द डेट ऑफ रिडम्पशन का तो हम क्या वो जो हम 23,201 वो तो हम इस बार फंड में डाले। तो अभी तक हमारे पास जितने इन्वेस्ट कर रखे थे उन सबको वापस लाएंगे तभी ना हम पैसे देंगे। तो उनको वापस किए तो रिवर्स एंट्री क्या होगा, बैंक से पैसे जा रहे थे जब हम इन्वेस्ट कर रहे थे तो बैंक से पैसे जा रहे थे, SFI टू बैंक हो रहा था। तो अब क्या होगा बैंक टू SFI होगा। तो 75,000 जो टोटल हम ये हमको बताया है, मान लीजिए कि उस डेट पे क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो मार्केट में ऊपर नीचे चलते हैं, हमारे एसेट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो उस दिन बताए कि आप जो इन्वेस्टमेंट किए थे उसका वैल्यू 75,000 है, बट टोटल हमारी वैल्यू तो ये है हम इतना इन्वेस्ट किए थे। तो 75,000 जो हो गया तो एक प्रॉफिट का हिस्सा भी मिला है हमें। अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो सकता है, मार्केट कभी भी ऊपर नीचे जाता है तो वो हुआ है। तो हम जब इन्वेस्टमेंट लाए तो हमको 75,000 रुपये मिला। तो बैंक टू SFI 75,000 और जो हमको इंटरेस्ट मिला वो भी तो लिखेंगे SFI टू सिंकिंग फंड, इसको भी सिंकिंग फंड में डालो। तो 1859 डिफरेंस देखिए ना, यहाँ पे डिफरेंस 1859 का आ रहा है। तो 1859 अब रिडम्पशन का बारी आ गया। तो डिबेंचर तो रिडम्पशन की एंट्री तो हम पहले ही पढ़ रखे हैं, परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो 1,00,000 ठीक है, ये हम दे दिए पैसे बैंक से। अब देखते हैं कि हुआ क्या है। जो फंड था हम तो बना के रखे थे उसमें से गया फंड। तो जो टोटल फंड हुआ होगा हमारा SF2 रिजर्व जनरल रिजर्व पे देखिए पूरा 1,00,000 हम जनरल रिजर्व पे डाले और जो 1859 हमको उस पे मिला था क्योंकि 1773 कुछ का अमाउंट था और वो 75,000 पे हम उसको वापस लाए थे। तो हमको जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला था वो है ना, तो उसको 1859 का एक्स्ट्रा अमाउंट मिला था तो वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, वो जनरल रिजर्व में नहीं जाएगा। तो वो हमको मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं कि 1,00,000 रुपए एक्चुअल में बने भी थे या नहीं। ठीक है, तो कैसे देखेंगे। तो ये पहले 3 साल हम इन्वेस्ट करके ये अमाउंट था, जब हम वापस लाए देखे ना कि ये अमाउंट हमको 75,000 पे वापस मिला था। तो ये अमाउंट था
फिर हर साल जैसे हम कर रहे थे 23,201, वो हम इस साल भी किए 23,201, तो कितना हो 73,141 और 73,141 पे ये जो अमाउंट हम वापस जब लाए तो उस पे इंटरेस्ट भी तो मिला होगा हम उस साल का, तो वो अमाउंट क्या होगा 73,141 पे 5%, 3657 है ना। तो 3657 वो इंटरेस्ट भी तो है हमारे पास, फंड में डाले होंगे हम, डाले हैं ना हम फंड में, एंट्री बनाए है ना उस अमाउंट का, तो वो फंड, तो टोटल ये तीनों अमाउंट मिलेगा, तो अमाउंट कुछ ये आ रहा है, ठीक है 99,999। तो आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे, मतलब 1 लाख तो नहीं हुआ, 1 रुपये कम है अभी भी, बट वो डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि उसमें पैसे में अमाउंट आ रहे थे और हम उसको राउंड ऑफ नहीं किए थे, ठीक है। तो ये है, बाकी आप सारे एंट्रीज़ को वापस से देखिएगा, कोई क्वेश्चन करने का कोशिश करिएगा सिंकिंग फंड से रिलेटेड, बन जाएगा, और अगर नहीं होता है तो बताइएगा, हम वापस से बता देंगे, ठीक है। और ये आखिरी टॉपिक था, आई गेस आपको समझ आया होगा। थैंक यू।